हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है और आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा इसे। और वो टॉपिक है एंजाइम्स या एंजाइमोलॉजी। ठीक है। इस एंजाइमोलॉजी या एंजाइम्स जो है, इसके अंदर हम निम्न जो बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहले डिस्कवरी, नॉमेनक्लेचर, देन इसमें होलो एंजाइम, को फैक्टर क्या होते हैं, एपोएंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, है ना। फिर एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी इस किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मोड ऑफ एक्टिव जो किस तरह से मोड है या ये किस तरह से एक्टिवेट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं, उससे वो पढ़ेंगे। और लास्ट में इसमें राइबो एंजाइम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम एंजाइम के बारे में बात करते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एक तरह से प्रोटीन होते हैं और उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, यानी कि जैव उत्प्रेरक हम इसे कह सकते हैं एंजाइम को, है ना। जो जैविक होते हैं या कोशिकाएं, उन सजीव कोशिकाओं के अंदर उत्प्रेरक की तरह जो कार्य करते हैं वो होते हैं जैव उत्प्रेरक या एंजाइम्स। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो है वो बार्ले जर्मिनेटिंग सीड के अंदर की थी और उसके बाद लुइस पास्चर ने इन्हें फर्मेंट्स कहा था। ठीक है। लुइस पास्चर ने इसे क्या कहा था? फर्मेंट। और एंजाइम जो शब्द है वो कुहने ने दिया है। एंजाइम जो शब्द है वो किसने कॉइन किया है? कुहने ने ईस्ट के अंदर कॉइन किया था। ठीक है। हाँ, उसके बाद में डुब्रुन फ्रांस ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो बार्ले के जो सीड्स हैं, जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं या ग्रोइंग जो सीड्स होते हैं, उसमें स्टार्च जो है वो इनसॉल्यूबल होता है, वन सॉल्यूबल इन द स्वीट शुगर। यानी कि जो स्टार्च है वो शुगर में किससे कन्वर्ट होता है? जिन पदार्थ की सहायता से कन्वर्ट होता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है। और पाइसन और प्रोज ने ये कहा था कि डायस्टेज, इसे क्या बोला? डायस्टेज एंजाइम बोला। ठीक है। तो जो ASE शब्द, एज जो लगाने का चलन है एंजाइम के पीछे, एंजाइम के नामों के पीछे, वो इन्होंने ही बताया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बुचनर, जो बुचनर थे उन्होंने एंजाइम को सेल फ्री मतलब उन्होंने कहा कि ये सेल फ्री जो बिना कोशिकाओं के उसको कार्य करने के लिए मतलब देखा, उसको कार्य करते हुए देखा और उसे बोला ये कैटलिस्ट है, ये एक तरह से उत्प्रेरक है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जो एग्जाम्पल है जैसे डिटर्जेंट होता है ना, वो कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। ठीक है। और कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करते हैं, जैसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया उसको गेन करता है डिटर्जेंट और वो कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। तो इसी तरह से जो एंजाइम्स होते हैं ये भी एक तरह से कैटलिस्ट ही है। समनर, समनर बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है साइंटिस्ट का, जो उन्होंने यूरिएज एंजाइम को आइसोलेट किया था जैक बीन से और सर्वप्रथम एंजाइम को क्रिस्टलाइज करने का जो कार्य है वो सुमनर ने ही किया था। और उस क्रिस्टल की उन्होंने स्टडी भी की और उन्होंने ये बताया कि एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, यानी कि प्रोटीन होते हैं। ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, यानी कि सभी प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं हो सकते, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन जरूर होते हैं। ठीक है। अब जो प्रोटीन है जो एंजाइम है उसकी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की तरह होती है, बट ऐसा नहीं है कि सारे प्रोटीन ही हैं जो एंजाइम की तरह कार्य करेंगे। ठीक है। अपवाद स्वरूप अगर हम देखें कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बट कुछ RNA भी होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो अब नया स्टेटमेंट क्या बन गया है? ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीन और प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ओके। तो जो RNA है जब प्रोटीन की तरह काम करने लगे तो उसे हम बोलते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। अच्छा, अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर, नामकरण किस तरह से इसका दिया जाता है। नेम जो होता है वो या तो एंजाइम का सबस्ट्रेट के ऊपर होता है या फिर प्रोडक्ट के ऊपर होता है। तो जो भी क्रिया अभिक्रिया हो रही है उसमें जो सबस्ट्रेट होते हैं, यानी कि जो भाग लेते हैं अभिक्रिया के अंदर, और जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनता है उसके नाम के ऊपर हो सकते हैं, या फिर टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि किस तरह की रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है,
किस प्रकार की रिएक्शन है उसके ऊपर एंजाइम का नामकरण किया जाता है। ठीक है, जो कुछ एंजाइम हैं उनके नाम अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, है ना। फ्रुक्टोज ग्लूकोज है, सुक्रोज बनता है उससे। ठीक है, उसके ऊपर सुक्रेज नाम का एंजाइम कार्य करता है और ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, तो इस सुक्रेज बोल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये भी है। इस पर भी अगर सुक्रेज काम करेगा तो फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मेलबियोज बनेगा। ठीक है, अगर मेलबियोज है तो अगर फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, उस पे अगर मेलबियोज काम कर रहा है तो फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज तो एक यूनिट बनेगा, यानी उत्पाद बनेगा, और गैलेक्टोज अलग हो जाएगा, यानी कि सुक्रोज बनेगा। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है उसके ऊपर उसका नाम निर्भर करता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन थी, उसमें एंजाइम एक ही था, सुक्रेज, बट सबस्ट्रेट अलग अलग था। और सेकंड और थर्ड में सबस्ट्रेट सेम है, ठीक है, लेकिन एंजाइम अलग अलग है, तो उत्पाद अलग अलग बन रहा है। ठीक है, अब एंजाइम कमीशन जो होता है, एंजाइम कमीशन ने एंजाइम को 6 क्लासेस के ऊपर डिवाइड किया है। 6 क्लासेस हम आगे भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम नॉमेनक्लेचर इसका जान लेते हैं कि इसको नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो ईसी का मतलब होता है एंजाइम कमीशन। एंजाइम कमीशन या एंजाइम का जो नाम होगा 1.1.1.1, यानी कि पहला जो नाम होगा वो क्लास होगी, जो दूसरा नाम होगा वो सब क्लास होगी, तीसरा जो नाम होगा उसका सब क्लास होगी, और चौथा जो नाम होगा उसका वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा सब क्लास की। जैसे उदाहरण के आधार पे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि पहला जो नाम होगा वो किस पे होगी, उसकी क्लास को बताया जाता है। तो क्लास कितनी होती है, 6 मेजर क्लासेस हैं। तो पहला नाम होगा एंजाइम की क्लास के ऊपर, क्लास का नाम होगा, दूसरा सब क्लास, तीसरा सब क्लास, और चौथा होगा पोजीशन। ठीक है, जो मेजर 6 क्लासेस हैं वो हैं, पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा है ट्रांसफरेज, तीसरा है हाइड्रोलेसिस, चौथा है लाइएजेस, पांचवा है आइसोमरेजेस, और छठा है लाइगेजेस। ठीक है, इसे हम OTHLIL से याद रख सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ आपकी हमेशा यही रहेगी। पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफरेजेस, तीसरा हाइड्रोलेसिस, चौथा जो है वो आपका रहेगा लाइएजेस, पांचवा जो रहेगा वो आपका आइसोमरेजेस, और छठा जो होगा वो लाइगेजेस रहेगा। ठीक है, ये 6 मेजर एंजाइम की क्लासेस होती हैं। पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम से ही पता चल रहा है कि वह उत्प्रेरक, वह एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडोरिडक्टेजेस के अंदर कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि AH2+B है, उससे A+BH2 बन रहा है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एक सबस्ट्रेट से निकल के दूसरे सबस्ट्रेट में ऐड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये इस कौन सी कैटेगरी हो गई, ये ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। उदाहरण के लिए कैटालेज, पर ऑक्सीडेज ऑक्सीडोरिडक्टेजेस के उदाहरण हैं। कौन कौन से, कैटालेजेस एंड पर ऑक्सीडेज। दूसरा आता है ट्रांसफरेजेस। नाम से पता चल रहा है कि किसी ग्रुप का, समूह का, ये एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफ़र करेगा। जैसे A से X जुड़ा हुआ था कोई समूह, ये X जो है वो A से निकल के B पर लग गया, यानी कि ट्रांसफर द ग्रुप्स, है ना। इसका उदाहरण हो जाएगा आपका हेक्सोकाइनेजेस। कौन सा, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो काइनेज नाम के जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली सारे ट्रांसफरेजेस समूह में आते हैं। फिर तीसरा जो क्लास है एंजाइम की वो है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना। तो ये क्या करता है, सबस्ट्रेट में वाटर को ऐड करता है। जैसे कोई सबस्ट्रेट था AB, उसमें इन्होंने वाटर को ऐड किया तो बना उत्पाद A के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और B के साथ OH समूह जुड़ गया, यानी कि एडिंग ऑफ वाटर को ऐड करता है। ठीक है, और हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करता है, यानी कि A और B के अंदर जो बीच का बंध था, बॉन्ड था, उसको इसने तोड़ दिया। ठीक है, और वाटर को ऐड कर दिया। उदाहरण के लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज। उदाहरण के लिए क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस।
ठीक है। चौथा जो क्लास होती है वो है लाइएजेस की। लाइएजेस क्या करता है बेटा कि नॉन हाइड्रोलेटिंग क्लीवेज करता है। क्लीवेज ये भी करता है, बंध ये भी तोड़ता है, पर वाटर को ऐड नहीं करता, बिना पानी की सहायता के क्लीवेज करता है। ठीक है, उदाहरण हो गया इसका एल्डोलेज। क्या हो गया? एल्डोलेज। तो ये समूह कौन सा हो गया? लाइएजेज। पांचवा समूह जो है वो आपका है आइसोमरेज। कौन सा है? आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करता है कि जैसे एक समूह को दूसरे समूह पे जोड़ता है, जैसे कि उसको आइसोमर बनाता है उसको, यानी कि एक ही कोई अभिप्रेरक है, सॉरी सबस्ट्रेट है, उसको दूसरे प्रकार के उत्पाद में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि ए से ए प्राइम बन गया है ना, तो उसका आइसोमर बना देगा बेसिकली। जैसे कि ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, टीपीआई उदाहरण इसका। उसके बाद में आ जाते हैं लास्ट 6 क्लास पे इसकी लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या करता है? ए प्लस बी से ए भी बना देगा, यानी कि ये ऊर्जा का प्रयोग करता है, एटीपी को एडीपी में बदलता है, यानी कि ऊर्जा का प्रयोग करके किसी बंध को बनाने का काम करता है। तोड़ता नहीं है, बंध को बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो ये एक तरह का सिंथेटिक एंजाइम है या सिंथिटेज है। सिंथिटेज मतलब ये सिंथेसिस कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ज्वाइन द सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सहायता से बंध को बनाने का काम करता है, वो होता है लाइगेजेस। ठीक है, अब प्रोटीन मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल एंजाइम जो कि सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, और दूसरे होते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम्स। कॉन्जुगेट एंजाइम्स का मतलब होता है जो कॉन्जुगेट होते हैं, किसी के साथ जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। इन्हें हम होलो एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। अगर हम होलो एंजाइम की बात करें तो उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है प्रोटीन भाग और एक होता है नॉन प्रोटीन भाग। जो प्रोटीन भाग होता है उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम्स, प्रोटीन भाग को। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो कि प्रोटीन नहीं हो रहा है साथ में, उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। तो अगर बेसिकली बात करें होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। बोल सकते हैं होलो एंजाइम इज एपो एंजाइम एंड प्लस कोफैक्टर। हेलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, अब ये कोफैक्टर जो होते हैं ना बेटा, वो 3 तरह के होते हैं। कोफैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन भाग जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो कोफैक्टर है उसे बोलते हैं कोएंजाइम। क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। दूसरा जो कोफैक्टर है उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जो तीसरा कोफैक्टर होता है उसे बोलते हैं एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोफैक्टर, जिसे हम कहते हैं कोएंजाइम। व्हेन ऑर्गेनिक, जब ऑर्गेनिक कोई ऑर्गेनिक प्रकार का नॉन प्रोटीन भाग हो, कोफैक्टर हो, और वो एपो एंजाइम से लूजली बाउंडेड हो, यानी कि ढीला बंधा हुआ हो, तो उसे हम बोलते हैं कोएंजाइम। यानी कि अगर हम इसे डायलिसिस करें, यानी इसे हम हटाने की कोशिश करें, तो ये प्रोटीन भाग से नॉन प्रोटीन भाग इजीली अलग हो जाएगा, है ना। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट होता है, और ऑर्गेनिक के साथ साथ ये लूजली बाउंड होता है एपो एंजाइम से, तो उसे हम बोलते हैं कोएंजाइम। जो दूसरा होता है वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि ये भी ऑर्गेनिक ही होता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एपो एंजाइम के साथ टाइटली एसोसिएटेड होता है, टाइटली जुड़ा होता है, इसे हटाना पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तीसरा होता है एक्टिवेटर, कि जब कोई कोफैक्टर आपका मेटल हो, जैसे मैग्नीशियम आयन हो, मैग्नीज आयन हो, जिंक आयन हो, है ना, जब कोई मेटल आयन आपका कोफैक्टर की तरह काम करे तो उनसे हम एक्टिवेटर बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हीमोग्लोबिन उदाहरण लेते हैं, उसमें हीम में आयरन मेटल जो होता है ना, वो टाइटली बाउंड होता है, मेटल है, टाइटली बाउंड है, फिर भी हम उसे एक्टिवेटर नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। कहने का मतलब अगर कोई भी कोफैक्टर अगर टाइटली जुड़ा है तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप ही कहा जाएगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो मेटल आयन हो। ठीक है, अगर कोई टाइटली बंधा हुआ है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, कोई लूजली बंधा हुआ है और ऑर्गेनिक है तो उसे हम कोएंजाइम बोलेंगे, और जो मेटल आयन है वो लूजली बाउंडेड है तो उसे हम बोलेंगे एक्टिवेटर। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एंजाइम के लक्षण। एंजाइम के लक्षण जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।